हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, वेल मेंटेन होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने हैं हमारी केमिस्ट्री सीरीज का अगला चैप्टर अर्थात चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, रासायनिक बंध। पिछले हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप वो पिछले वीडियोस देख लें ताकि आगे की सीरीज आपको और अच्छे से समझ में आए। और पूरी वीडियो देखें, तब अपनी धारणा बनाएं, अपनी नोट्स बनाएं, जो आपको करना हो, और अपनी प्रतिक्रिया हमें अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हमारा ये जो प्रयास है, हम कितने हद तक अच्छा कर रहे हैं, हमें और क्या अच्छा करना चाहिए, ये फीडबैक तो हमें मिले, तब तो हम जानेंगे कि हमें और क्या करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स आप हमें ज़रूर बताएं, अपनी उलझनों को बताएं, ताकि हम प्रयास कर सकें कि उन उलझनों को अपने सीरीज में या अपने लेक्चरों में सुधार कर हम ला पाएँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है रासायनिक बंध, चैप्टर 5 शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में, जो कि 2-3 लेक्चर हुए, परमाणु संरचना पढ़ा था। परमाणुओं का संरचना क्या है, इसके पहलुओं में हम अणु परमाणु देख चुके हैं कि क्या होते हैं। तो और ये भी पढ़ा था कि पदार्थ में जब अणु समूह बनाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अणु बनते हैं, अणु मिलते हैं तो यौगिक तत्व और भी चीज़ें आगे के पदार्थ बनते हैं। तो किन बंधों के, उनको अगर 2 अणु आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड क्या है, किस शक्ति के कारण वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। और इस चैप्टर से प्रश्न भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम जल्दी इसको क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रासायनिक बंध क्या है। तो किन्हीं भी अणुओं के परमाणुओं का संयोजन जिस बंध के माध्यम से होता है, उसी बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। बंध का शाब्दिक अर्थ होगा बंधन या जोड़ना। तो किस बॉन्ड से वो दोनों जुड़ रहे हैं, वो दोनों अणु या 3 अणु आपस में किस तरह से जुड़ रहे हैं, वही होता है रासायनिक बंध। और इसका ये तो परिभाषा हुई रासायनिक बंध। आपस में रासायनिक बंध बनने या बॉन्ड बनने का उद्देश्य क्या है, इनका क्यों बनता है। अगर बॉन्ड न बने तो क्या होगा, तो अगर बॉन्ड बनते हैं, इनके बनने का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है उक्त अणु का अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेना। यही उद्देश्य है रासायनिक बंध बनने का। फ्रेंड्स, हम कोई काम करते हैं, हमारा कोई सपना होता है, हम तब तक मेहनत करते हैं, तब तक लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, हम खुद किसी और के साथ जुड़ते हैं, जब तक हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जब अणु बन रहे हैं, वो बंध बनाएंगे, किसी दूसरे परमाणु को अपने साथ जोड़ेंगे और उस हद तक, उस संख्या तक जोड़ेंगे जब तक कि वो अपने स्थायित्व को प्राप्त न कर ले, अर्थात अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। और उनका अंतिम लक्ष्य होता है अक्रिय समूह। अक्रिय ग्रुप में वो पहुंचने वाले हैं, इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास ला लेंगे या अधिक है तो भेज लेंगे कि वो अक्रियता को प्राप्त कर लें। यही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। अक्रिय ग्रुप हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अक्रिय कैसे, हम सभी
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय ग्रुप की गैसें हैं और ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर चुकी हैं। ये गैसें ना तो किसी से क्रिया करती हैं और ना ही किसी से बंध बनाते हैं। तो हम पहले अक्रिय ग्रुप के गैसों को लिख लेते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसका परमाणु क्रमांक 2, 10 और ये है 18। इसी प्रकार तो ये सब अक्रिय ग्रुप की गैसें हैं, अर्थात ये ना तो किसी से क्रिया करते हैं और ना ही किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अंतिम लक्ष्य था वो इन्होंने इसको पा लिया है। अब इनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, आगे कोई इच्छा ही नहीं बची है कि हमें और कुछ पाना है या और कुछ बनाना है। तो बाकी जो अणु होते हैं वो अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, यानी इनके समान बनने के लिए कि हम भी अपने अंतिम लक्ष्य को पा जाएं और फिर आराम करें, अब फिर उसके बाद हम काम नहीं करेंगे। तो अपने स्थायित्व को या अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का ही उद्देश्य है रासायनिक बंध बनना। अणुओं का उद्देश्य है रासायनिक बंध बनाने का कि वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये परिभाषा और उनका उद्देश्य समझ में आया होगा। है तो एक ही लाइन, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कुछ अपने व्यवहार वाले में, जैसे कि हमें आईएएस बनना है तो अभी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई आईएएस लोग से जाकर मिलेंगे, कई इंस्पिरेंट से मिलेंगे, जो टॉपर लोग हैं उनकी बातें सुनेंगे, उनके इंटरव्यू देखते हैं। लेकिन जिस दिन हम आईएएस बन जाएंगे उन लोगों को हम नहीं ढूंढेंगे, ऐसे लोगों से ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं। हम फिर किससे जुड़ेंगे? जिनसे आईएएस के रूप में हमें किस तरह काम करना है, क्या क्या हो सकता है, अपने उच्च नेताओं से, उच्च अधिकारियों से, इन लोगों से मिलेंगे। उन लोगों से नहीं मिलेंगे जो आईएएस बन चुके हैं और हमें किस तरह बनना है ये जानना हो। तो उसी तरह जो अणु इनके बराबर अक्रियता प्राप्त कर लेते हैं उनका लक्ष्य समाप्त हो जाता है। तो यही उद्देश्य है रासायनिक बंध का। तो ये परिभाषा और उद्देश्य हुआ। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण एक अणु लेते हैं हम HCl। इसमें फ्रेंड्स 2 परमाणुओं से मिलकर यह अणु बना है क्या? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये H अर्थात हाइड्रोजन और Cl अर्थात क्लोरीन, इन 2 परमाणुओं से मिलकर ये बना है। तो अगर फ्रेंड्स हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखें तो 1, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखें तो 17। हमें यहाँ देखना है कि इस अक्रिय ग्रुप के आसपास में ये कितनी दूर है या किसके सबसे ज्यादा पास है। तो हाइड्रोजन किसके सबसे ज्यादा पास है? हीलियम के, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 2। अर्थात हाइड्रोजन को अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। लेकिन ये सबसे पास किसके है? ऑर्गन के, अर्थात जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18। अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18। तो यहाँ इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे? आपस में बंध बना लेंगे, एक दूसरे से साझा कर लेंगे कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूं और हम दोनों ही स्थायित्व को प्राप्त कर लें। तो HCl
एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ही था ना इसके पास, तो एक इसको और चाहिए था तो ये अपना एक हाइड्रोजन और निकाल के रख देगा, और यहाँ क्लोरीन में भी एक चाहिए था तो ये भी एक अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा और साझा करेंगे। और ऐसे में अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपस में साझा किया है। तो अगर हाइड्रोजन को देखें तो अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2, अर्थात हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए था स्थायित्व के लिए? 2 ही, अर्थात हीलियम के समान। तो अब इस प्रकार हाइड्रोजन ने अपना स्थायित्व प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार क्लोरीन को भी, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 थे, एक उसने अपना दिया था ना, तो इसके पास कितने बचे थे? इधर 16 बचे थे और 2 यहां से, तो कितने हो गए? 18, अर्थात ऑर्गन में अक्रिय गैस के समान हो गया, अर्थात इसने भी अपनी स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार रासायनिक बंध के माध्यम से यह एक अणु बना जो कि स्थायित्व स्थापित है। ये किसी और से अभिक्रिया करेगा कब? जब ये विलयनों में टूटेगा, अपने घटक अवयवों में टूटेगा, तब किसी से क्रिया करेगा, डायरेक्ट किसी से क्रिया नहीं करेगा। कौन? HCl, क्योंकि उसके दोनों ही परमाणुओं ने अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं और इनमें रासायनिक बंध के प्रकारों को पढ़ते हैं। तो रासायनिक बंध का पहला प्रकार हम देखते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध, ये पहला प्रकार, इसको हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसी का एक उपनाम देख लेते हैं, इसे ही आयनिक बंध भी कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध को ही आयनिक बंध भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? कभी कभी होता है, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, 2 लोग हैं, एक को एक क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो जिसको नहीं आ रहा है वो पूछेगा कि भाई मुझे बता दो, और जिसको आ रहा है वो बताएगा। इस प्रकार दोनों का ही लाभ हो जाएगा, क्योंकि बताने वाले का रिवाइज हो जाएगा और पूछने वाले को बन जाएगा। इसी प्रकार वैद्युत संयोजी बंध में होता है कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको देकर दोनों ही परिपूर्ण बनते, यानी जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले की मदद करता है। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका लें तो NaCl। फ्रेंड्स, यहाँ 2 परमाणु हमें दिख रहे हैं, Na अर्थात सोडियम और Cl अर्थात क्लोरीन। Na अर्थात सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11, अर्थात Na के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, अर्थात क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17। फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम देखें तो सोडियम किसके पास ज़्यादा है अक्रिय ग्रुप में? नियॉन के पास। नियॉन से उसके पास 1 ज़्यादा है, अर्थात इसके पास है। और क्लोरीन किसके पास है ज़्यादा? ऑर्गन के पास, जो जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, और इसके पास 17। तो अगर हम इस ग्रुप से तुलना करें तो ये नियॉन के सबसे पास है, और नियॉन से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। और क्लोरीन को देखें तो ऑर्गन के करीब है, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कितने हैं? 17, अर्थात इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं एक के पास ज़्यादा है और एक के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों आपस में
संधि करेंगे और बंध बनाएंगे और Na अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये भी पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ NaCl बंध बनाएंगे अपना, Na के पास एक एक्स्ट्रा है वो अपना देगा और Cl यहाँ से ले लेगा। तो ये यहां से एक इसने दे दिया, तो अब बचा कितना, यहाँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 और यहाँ इसके पास कितने हो गए 18। अब अगर अलग अलग लिखे तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ क्या हो गया धनायन, और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है फ्रेंड, NaCl जिसको क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये इसका, अगर इसको एक साथ लिखें तो NaCl ही लिखते हैं, लेकिन अगर अलग अलग लिखते हैं तो ये लिखेंगे। अर्थात अगर NaCl को जल में घोलते हैं तो दो आयनों में वो विभक्त होगा, बंध जब टूटेगा तो Na+ और Cl-। तो ये है वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध का उदाहरण, जहां एक के पास ज्यादा है और दूसरे के पास उतनी है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों आपस में समझौता करेंगे, संधि करेंगे, अर्थात बंध बनाएंगे और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और किसी भी प्रकार अपने स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। तो ये रहा इसका उदाहरण। इसी संयोजी बंध में कुछ, ये जो विद्युत संयोजी बंध है इसमें इनका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं। अर्थात अगर हम ऐसा ताप जिसपे वो विलयन या वह अणु यौगिक गर्म होना शुरू हो जाए या ऐसा ताप जिस पर वह ठंडा होना शुरू हो जाए, ये दोनों ताप ही उच्च होते हैं, यानी अधिक ताप की आवश्यकता होगी। जैसा कि यहाँ नाम से ही लिखा है वैद्युत संयोजी बंध, तो अर्थात इनमें जो आकर्षण है वो कैसा है वैद्युत आकर्षण। ये जो अणु हैं इनके इस बंध के द्वारा जो अणु बनेंगे या इनमें जो परमाणु होते हैं उनमें कैसा आकर्षण होता है वैद्युत आकर्षण, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। जैसे कि हमें NaCl में देखा Na+ में हो जाएगा और Cl- में, अर्थात एक धनायन और एक ऋणायन। अर्थात सोडियम ने कैटायन बनाया, कैटायन, और कैल्शियम क्लोरीन ने एनायन। फ्रेंड्स, हम सब ऋणात्मक आवेश को कैथोड और धनात्मक आवेश को एनोड कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ दो चीज बन रहे हैं, माइनस वाला कैटायन और प्लस वाला एनायन। तो वैद्युत संयोजी बंध में अणु कैटायन और धनायन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ विशेषताएं इस ग्रुप की। यहां देखें तो इनके जो अणु होते हैं, इस बंध से जुड़े हुए जो अणु होते हैं वो जल में तो घुलनशील होते हैं। जैसे कि अभी हमने NaCl देखा था जो कि नमक है, और नमक कितनी जल्दी पानी में घुलता है ये हम सभी जानते हैं। तो जल में तो घुलनशील है, लेकिन किसी अन्य कार्बनिक विलयन में, अर्थात ऐसा कोई विलयन जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, अघुलनशील है। अर्थात किसी कार्बनिक विलयन में या कार्बनिक जलीय अपघट्य में
घुलता नहीं है। एक और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ NaCl लिया था तो वही देखिए, जो कि नमक हर कोई यूज़ करता है, क्या जो सूखा नमक हम यूज़ करते हैं उससे करंट प्रवाहित होता है? क्या आपको ये पता है? अगर नहीं तो आप अभी तुरंत प्रैक्टिकल करें और बताएं, या बताएं नहीं क्योंकि मैं सामने तो नहीं हूँ, रूबरू नहीं हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिकल जरूर करें और देख लें। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर करें तो हम पाएंगे कि जब NaCl जो कि ठोस अवस्था में है, अर्थात इस बंध से बनने वाले अणु सभी अणु ठोस अवस्था में है तो विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन जब इन्हें घोल दिया जाता है, जलीय विलयन के रूप में जब होते हैं तो ये विद्युत के सुचालक, अर्थात अगर नमक को पानी में घोल दें तो विद्युत उससे प्रवाहित होगा। अगर जलीय विलयन के रूप में हो गया तो सुचालक। किसका? विद्युत का। क्यों? क्योंकि विद्युत के लिए क्या चाहिए होता है? कैथोड और एनोड, और जल में घुलने के बाद ये दो आपस में अलग अलग ये बंध टूटेगा तो Na+ और Cl- यानी एनोड मिलेगा और कैथोड, और ये दोनों चीजें मिलती हैं तो करंट प्रवाहित होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये विद्युत संयोजी बंध के बारे में रहा, हमने देखा, और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। NaCl का उदाहरण हमने लिया था, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं CaO। यहाँ कितने परमाणु हैं फ्रेंड्स? कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, अर्थात कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 20, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, अर्थात ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन बंध बना रहे हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है फ्रेंड्स? 20, और ये किसके करीब ज्यादा है अक्रिय ग्रुप में? तो ये है आर्गन के ज्यादा करीब, लेकिन इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 18 ही, और इसके पास 20 है, अर्थात कितने ज्यादा है? 2। इसके पास स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे 2 ज्यादा है। और ऑक्सीजन किसके करीब है इस ग्रुप में सबसे ज्यादा? नियॉन के, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितनी कमी है? 2। तो फ्रेंड्स देखिए, कैल्शियम के पास 2 ज्यादा है और ऑक्सीजन के पास 2 कम है, तो ये क्या करेंगे? आपस में बंध बना लेंगे। तो इस प्रकार कैल्शियम ने अपना 2 दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो अब ये 18 हो गया इसके पास, और देने के बाद कैसे होगा? कैल्शियम यहाँ हम लिखेंगे 2+, अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? 10, क्योंकि 2 इसने और ले लिया, तो अब कितना हो गया ये ऑक्सीजन, लेकिन लिया है तो 2-। इस तरह का बंध बना। ये है वैद्युत संयोजी बंध का उदाहरण। दूसरा हम देखते हैं सहसंयोजी बंध। ये पहला बंध प्रकार हमने देख लिया, दूसरा प्रकार हम देखते हैं सहसंयोजी बंध। अगर फ्रेंड्स सहसंयोजी बंध का शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो क्या निकाल सकते हैं? संयोजी बंध, साथ साथ संयोजन करने वाला बंध। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ साथ साथ संयोजन करने वाला बंध। यानी अगर कोई एक
पढ़ाई में बहुत तेज है और दूसरा बहुत वीक है, तो वो तेज वाला करेगा, उसको भी साथ लेकर चलेगा। उस कमज़ोर वाले के पास जो अच्छी चीज़ होगी वो उसे देगा, और पढ़ाई में तेज वाले व्यक्ति के पास पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छा है तो वो उसे पढ़ाई में मदद करेगा, अर्थात लेन देन करेंगे, साझा करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, पार्टनरशिप। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अर्थात पार्टनरशिप, और दोनों ही अपना पूंजी लगाएंगे। कोई एक इसमें काम बस नहीं करेगा कि मेरे पास कम है तो मुझे बस दे दो, नहीं, जो देगा और जो लेगा दोनों ही अपनी पूंजी रखेंगे, यानी अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ही लगाएंगे और फिर जो होगा वो मिलेगा। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, सबसे छोटा उदाहरण देखते हैं, NH3। फ्रेंड्स यहाँ दो परमाणु दिख रहे हैं हमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन सबसे पास किसके है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, वो किसके पास है, नियॉन के, जिसका परमाणु क्रमांक 10। तो उसे कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसे 3 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लेकिन किसके पास है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, हीलियम के, और हीलियम के पास पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, अर्थात इससे भी एक एक इलेक्ट्रॉन। तो 3 हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों के पास, एक एक और चाहिए, 1 2 3, तो अर्थात हाइड्रोजन इस परमाणु को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात दोनों को ही चाहिए और दोनों पार्टनरशिप करेंगे। तो N अकेला है सेंटो में, H H और H, तो ये दोनों आपस में साझेदारी करेंगे और कहेंगे कि तुम अपने 3 इलेक्ट्रॉन पूंजी लगाओ और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम भी पूंजी लगाते हैं, और फिर जो मिलेगा हम दोनों हम लोग आपस में पूरा पूरा बराबर बांटेंगे। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ 3 हमने बनाया है, तो एक इसको और एक इसको। नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन पूंजी लगाए। अब नाइट्रोजन के पास बचे कितने हैं, 4। नाइट्रोजन के पास 4 बचे, 3 उसने लगा दिए, और हाइड्रोजन लोग भी अपना लगाएंगे। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ 1 था तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इसके पास 1 था तो ये अपना लगा दिया, इसके पास 1 था तो ये अपना लगा दिया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स, 6। तो नाइट्रोजन को कितने चाहिए थे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन पूंजी में लगे हैं, इन पे नाइट्रोजन का भी उतना हक है जितना हाइड्रोजन लोगों का, मतलब इसको दोनों ले सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन लेता है तो अपना 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले लेगा, सॉरी नहीं लेगा, नाइट्रोजन के पास अभी कितने हैं, 4, और पूंजी में कितने लगे हुए हैं, 6, तो अब कितने हो गए, 10। अर्थात नाइट्रोजन किसके पास पहुंच गया, नियॉन के पास, अर्थात उसने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। और हाइड्रोजनों के पास, इसके पास 1 था, इसने तो 1 दे दिया था, इसके पास अब कुछ नहीं था, लेकिन ये 2 ले लिया, इसके पास भी कुछ नहीं बचा था, ये दोनों ले लिया, और इसके पास भी ये, तो ये हाइड्रोजन के पास भी 2, इसके भी पास, इसके भी पास, तो इन तीनों हाइड्रोजन लोगों ने भी अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। तीनों को देखें तो तीनों के पास पहले 1 1 थे, सॉरी 1 1 थे, लेकिन उन्होंने तो अपनी पूंजी लगा दी थी ना, तो बचा कितना था, 0। अब पूंजी में कितने लगे हैं, 6, तो 6, तो ये हो गए 6।
अर्थात 2/3 6, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 के लिए 6 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने कितने आएंगे, 2 अर्थात सभी हाइड्रोजनों को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, अर्थात तीनों ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार बॉन्ड बना और इन्होंने अपना स्थायित्व बनाया और ये अणु बना NH3, जो कि जल्दी से एकदम आसानी से नहीं टूटेगा, बल्कि इनमें जब इनका बंध टूटेगा तो ये अपने अवयवों में पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन कब, जब इनका बंध कमजोर पड़ेगा या इनका बंध टूट जाएगा। सहसंयोजी बंध में इनका भी हमने देखा था, वैद्युत संयोजी बंध में क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं, लेकिन सहसंयोजी बंध में अणुओं के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं, अर्थात उन्हें गर्म करने या ठंडा करने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होगी। सहसंयोजी बंध में ही एक और उदाहरण हम लेते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण। यहाँ सिर्फ H2 लेते हैं, अर्थात हाइड्रोजन का एक ही परमाणु है जिसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन लिया है हमने, कितने लिए फ्रेंड्स, 2, तो 1 गुणे 2 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। लेकिन 2 हाइड्रोजन है, दोनों को स्थायित्व प्राप्त करना है, तो हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 1 हाइड्रोजन तो 2 इसको चाहिए और 2 इसको चाहिए, तब तो ये हीलियम के समान पहुंचेगा। तो टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, लेकिन है अभी कितने, 2। तो ये भी क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध, अपनी अपनी पूंजी लगाएंगे। इसके पास एक था तो ये यहाँ साझा करेगा, इसके पास एक था, ये भी अपना साझा करेगा। अब इन दोनों पे इसका भी हक हो गया और फिर इन दोनों पे इसका भी हक हो गया, यानी इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार इन्होंने अपना बंध बनाया और अणु बने। किस बंध के द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा। तो फ्रेंड्स, रासायनिक बंध का ये चैप्टर आज हम यही बंद करते हैं। हमने 2 प्रकारों को और उनके उदाहरणों को अच्छे से समझा है। आगे के 2 अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।